दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जासूस नंबर 1। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। जासूसी और एक्शन होते हैं इसकी, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। जासूस नंबर 1। धीरेन्द्र प्रताप उर्फ धीरू 10 वर्ष की सजा काटकर बंबई सेंट्रल जेल से बाहर निकला। अच्छा भी संतरी, चलते हैं। तुमने हमारी जो देखभाल की उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, जाओ अपना काम करो। जेल से कुछ आगे आने के बाद, जासूस अमर खन्ना, आज तुम्हारी मौत आजाद हो गई है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सौगंध खाई थी कि जेल से छूटते ही सबसे पहला काम यही करूंगा कि तुम्हारी जान लूंगा। अमर, तुमने मुझे गिरफ्तार कराया था। तुम्हारे कारण मैंने 10 वर्ष जेल में बिताए हैं। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, बॉस वह आ रहा है, हमले के लिए तैयार हो जाओ। धीरू अपने विचारों में खोया हुआ जैसे निकट से गुजरा। ए जरा सुनो, क्या है? यह है भ्यूम आ। दूसरे गुंडे ने उसे ठोकर मारी। धौड़ उफ। जरा उठो तो पैरे। भ्यूम आई। और फिर चारों ने उसे लगातार पीटना शुरू कर दिया। ढूम ढूम दौड़। कुछ देर के लिए धीरू घबरा गया था, इसलिए पिट गया, लेकिन तुरंत ही संभल कर उसने भी जवाबी हमला किया। ढूम, यह ले आ। और फिर ऐसा लगा जैसे धीरू के भीतर शक्ति का ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। भीषम धड़ाक। चारों गुंडों पर उसके गुस्से और ठोकरे बरस रहे थे। कुछ ही क्षण में 3 गुंडे सड़क की धूल चाट रहे थे और चौथा, आजा धीरू, इन खिलौनों से नहीं डरता। चाकू के वार को उसने कलाई पर रोका। ठाक आई। और फिर अगले क्षण वह गुंडा भी धरती सूंघ रहा था। उफ, मर गया। दौड़। धीरू ने चाकू उठाया। एक एक को काट कर फेंक दूंगा सालो, मेरा नाम धीरू है। तभी बॉस कार से नीचे उतरा। ठहरो धीरू, तू कौन है बे? अपना परिचय मैं बाद में कराऊंगा, पहले तुम ये चाकू फेंक कर मेरे नजदीक आओ। मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की बधाई? फिर बॉस स्वयं उसके निकट जा पहुंचा। 10 वर्ष जेल में रहने के बाद भी तुम पहले की तरह ही शक्तिशाली और फुर्तीले हो धीरू। मैं तुम्हें इसी बात की बधाई देना चाहता हूँ। यह हमला मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कराया था। लेकिन तुम हो कौन और मेरी परीक्षा क्यों ले रहे थे? मेरे साथ गाड़ी में चलकर बैठो, फिर सब कुछ बताता हूँ। धीरू चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। अब तुम लोग जा सकते हो, यह लो अपनी फीस। इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है। बॉस कार स्टार्ट करके चल पड़ा। तुमने मुझे पहचाना नहीं धीरू? पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं नारायण हूँ। नारायण पटना वाला। नारायण पटना वाला? ओह, वह प्रसिद्ध चोर। हाँ, लेकिन अब मैं मामूली चोर नहीं हूँ, बल्कि एक जुए खाने का मालिक हूँ। तुमने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान सका। हुलिया बदलने में तो तुम भी बहुत दक्ष हो धीरू, बल्कि हमारी दुनिया में तो तुम्हें बहरूपिया कहा जाता है। और तुम्हारी दूसरी विशेषता है कठिन से कठिन और मजबूत तिजोरी खोल डालना। कहकर उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। आओ, आराम से भीतर बैठकर बात करेंगे। चलो। मैं तुम्हारी रिहाई की बेताबी से प्रतीक्षा कर रहा था धीरू। क्यों? मैं तुम्हें एक काम में अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने गुंडों से लड़वा कर तुम्हारी परीक्षा ली थी कि क्या तुम अब तक वहीं पहले वाले धीरू हो। परीक्षा में तुम सफल हो चुके हो और अब चाहो तो मेरे पार्टनर बनकर केवल एक ही काम में लाखों कमा सकते हो। काम? मेरा पहला काम तो अमर खन्ना की हत्या करना है। सॉरी नारायण, फिलहाल मैं कोई काम करने के मूड में नहीं हूँ। 25 लाख रुपए के लिए भी नहीं? 25 लाख? हाँ धीरू, मैं तुमसे एक तिजोरी खुलवाना चाहता हूँ। उस तिजोरी से हमें कम से कम 50 लाख रुपए मिलेंगे। उनमें से आधे तुम ले लेना। कहाँ है वह तिजोरी? तिजोरी दिल्ली में, और उसका मालिक वहां का मशहूर चोरी दुर्गा प्रसाद है। दुर्गा प्रसाद अक्सर चोरी के हीरे खरीदता है, इसलिए उसकी तिजोरी में हर वक्त 50-60 लाख रुपए रहते हैं। यानी हमें दिल्ली जाना होगा। हाँ, हम दोनों कल दिल्ली चलेंगे। दुर्गा प्रसाद के विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बता दूंगा। उसके बाद तुम्हें डाके की प्लानिंग करनी होगी। मैं पार्टनर की हैसियत से तुम्हारे साथ रहूंगा। सॉरी नारायण, मैं कल दिल्ली नहीं जा सकता। मुझे यहाँ एक जरूरी काम है। मेरा विचार है तुम इस काम के लिए कोई और पार्टनर ढूंढ लो। कहकर वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ठहरो धीरू, तुम फैसला करने में जल्दी कर रहे हो। यह मेरा कार्ड रख लो। वो आज रात तक अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हारे अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा।
मैं सोच चुका हूँ, मेरा पहला काम अमर खन्ना को खत्म करना है। कार्ड लेकर धीरू रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सबसे पहले तो यह देखना कि अमर खन्ना आजकल है कहाँ, अपने पुराने पते पर है या कहीं और रहने लगा है। एक पब्लिक फोन बूथ में जाकर उसने अमर खन्ना के दफ्तर का नंबर मिलाया। हेलो अमर डिटेक्टिव एजेंसी, मिस्टर अमर खन्ना है? सॉरी मिस्टर अमर तो आजकल दिल्ली गए हुए हैं, मैं उनका साहिब अकबर बात कर रहा हूँ। आप कौन साहब हैं? तो अमर दिल्ली गया है, मैं उनका एक पुराना दोस्त हूँ और यह भी संयोग है कि मैं भी कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर अमर दिल्ली में कहाँ ठहरे हुए हैं? कुछ देर बाद वह बूथ से बाहर निकला। मैं आ रहा हूं अमर, अब मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, यानी नारायण की पेशकश स्वीकार करके दिल्ली में दुर्गा प्रसाद की तिजोरी भी लूटूंगा और तेरी हत्या भी करूंगा। अब मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा। उसी श्याम धीरू नारायण के सामने बैठा था। मुझे विश्वास था कि तुम मेरी पेशकश स्वीकार कर लोगे। अब हम पार्टनर हैं। चीयर्स चीयर्स। कल सुबह हम दिल्ली चल रहे हैं। हाँ, लेकिन तुमने डाके की जो योजना बनाई है वह मुझे पसंद नहीं है। इस काम के लिए हमें एक भरोसे के आदमी की और जरूरत है। दिल्ली में हम भरोसे का आदमी कहाँ से लाएंगे? उसकी तुम चिंता न करो। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम शेरा है और वह भरोसे का आदमी है। ओके, तुम जो उचित समझते हो करो। मुझे तुम पर और तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। थैंक्स। लाओ गिलास में शराब डालो। उधर प्राइवेट डिटेक्टिव अमर खन्ना अपनी सेक्रेटरी सीमा के साथ दिल्ली में तफरीक कर रहा था। इस बार की छुट्टियों में पूरा आनंद आ रहा है। शायद यह पहला मौका कि हमारी तफरी में किसी अपराधी या केस ने बाधा नहीं डाली है। तुम ठीक कहती हो। कल हम सुबह सूरज कुंड घूमने चलेंगे। जरूर चलेंगे, मैंने अपने एक मित्र की कार मांग ली है। कल सूरज कुंड भी देखेंगे और फरीदाबाद की बड़कल झील भी देख कर आएंगे। हाँ, और यह क्या हुआ? ब्रॉम। सीमा कुछ कहना चाहती थी कि तभी क्लब के बाहर से जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। क्लब में बैठे ग्राहक धमाका सुनकर बाहर की ओर भागे। मैं भी देख कर आता हूँ, मैं भी चलती हूँ। धमाका कार पार्किंग में हुआ था। पुलिस की एक जीप भी पहुंच चुकी थी। क्या हुआ भाई? एक कार में बम फटा है। अमर भीड़ को चीरता हुआ पार्किंग के भीतर पहुंचा। ओ माय गॉड, यह तो मेरी कार है। सीमा भी वहां पहुंच गई। वो अमर, यह तो हमारी कार है। हाँ सीमा। उनकी बातचीत पुलिस इंस्पेक्टर ने भी सुन ली थी। ये आपकी कार थी? जी हाँ। क्या उसमें बम फटा है? हाँ, बम कार के इंजन में फटा है और आपका ड्राइवर मर गया है। उसकी लाश कार के भीतर है। ड्राइवर? लेकिन मेरे साथ तो ड्राइवर नहीं था, मैं स्वयं कार चलाकर लाया था, कहकर वह कार के निकट पहुंचा और भीतर झांका। कौन है यह? इंस्पेक्टर निकट आया। मिस्टर, आपकी कार में बम कहां से आया? मुझे क्या पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि यही व्यक्ति कार में बम रख रहा होगा और शायद बम समय से पहले फट गया और यह खुद ही मारा गया। इसका अर्थ है कोई आपकी हत्या करना चाहता था। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम अमर खन्ना, बम्बई का रहने वाला हूँ। आजकल यहाँ छुट्टियां बिताने आया हुआ हूँ। अमर खन्ना? कहीं आप बम्बई के प्रसिद्ध जासूस अमर खन्ना तो नहीं है? डेविड डेविड। वैसी दी कार के निकट पहुंची। वो डेविड, यह क्या हो गया? मैंने तुम्हें मना भी किया था मगर तुम नहीं माने। सुबह सुनिए मिस, आप कौन है? लड़की ने रोते हुए बताया। मेरा नाम डीटा है। डेविड मेरा बॉयफ्रेंड था। कार चुराकर घूमना उसकी हॉबी थी। आज भी वह मुझे घुमाने ले जाना चाहता था, इसलिए यहाँ से कोई कार चुराने आया था। मैंने उसे मना भी किया था मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे बाहर छोड़कर इस पार्किंग में कोई कार चुराने आ गया था। इंस्पेक्टर ने अमर की ओर देखा। इसका तो यह हुआ कि आपकी कार में कोई पहले से बम फिट कर चुका था और आपकी जगह यह लड़का बम का शिकार बन गया। अब तो ऐसा ही लगता है। तभी सरिया साहब कहते हैं कि इन्होंने किसी को कार में बम रखते हुए देखा था। क्या देखा था आपने? बेहतर है आप पहले अपना परिचय करा दे। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। कल यहाँ आया हूँ और होटल प्लाजा में ठहरा हुआ हूँ। ओके मिस्टर ओम प्रकाश, अब बताइए आपने क्या देखा था? मैं टैक्सी के इंतजार में पार्किंग के गेट पर खड़ा था। तभी मैंने मैकेनिक की वर्दी पहने एक व्यक्ति को इस कार का बोनेट खोले कुछ करते देखा था।
आपने उस मैकेनिक का चेहरा देखा था? सॉरी, वह काफी दूर था इसलिए चेहरा तो नहीं देख सका था, लेकिन इतना याद है कि उसके सिर के बाल सुनहरे थे। ठीक है मिस्टर ओम प्रकाश, आपको पुलिस स्टेशन चलकर अपना बयान रिकॉर्ड कराना होगा। और मिस्टर अमर, आप भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो भी देखा था आपको यही बता दिया है। मैं परदेशी आदमी हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में आप मुझे और न घसीटे। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता। अमर कुछ सोच रहा था, अचानक उसने कहा, मिस्टर ओम प्रकाश ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, इनको पुलिस स्टेशन ले जाना बेकार है। इन्हें साथ जाने दीजिए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है मिस्टर अमर, आप तो खुद काफी अनुभवी हैं। अगर आप ठीक समझते हैं तो मैं मिस्टर ओम प्रकाश को जाने की अनुमति देता हूँ। थैंक यू मिस्टर अमर, क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। बल्कि अगर आपके पास समय है तो आप मेरी सेक्रेटरी के साथ इनके होटल चले जाइए। मैं पुलिस स्टेशन जाकर कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा। ओके, मैं आपकी सेक्रेटरी के साथ चला जाता हूँ। सीमा, तुम इनके साथ होटल चली जाओ, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। ओके। टैक्सी लेकर वह होटल रीगल की ओर चल दिए, जहां अमर और सीमा ठहरे हुए थे। दरअसल मैंने मिस्टर अमर की तस्वीरें अखबारों में देखी थी, इसलिए पहचान गया था कि वह बंबई के मशहूर जासूस हैं, और उनकी मदद करने के इरादे से ही मैं पुलिस के सामने आ गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी एक कार टैक्सी के निकट से तेजी से गुजरती चली गई। ओह, वही था। क्या हुआ? किसके बारे में कह रहे हैं आप? मिस सीमा, मैंने उस कार में उसी मैकेनिक को देखा है जिसके बाल सुनहरे हैं और जिसने आपकी गाड़ी में बम रखा था। वो तो क्या वह कातिल हमारा पीछा कर रहा है? ऐसा ही लगता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, मेरे होते हुए आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अपनी रक्षा तो मैं स्वयं भी कर सकती हूँ, फिर भी आपका साथ होने से मेरी हिम्मत बंधी हुई है। उधर अमर 1 घंटा पुलिस स्टेशन में बिताकर बाहर निकला। आजकल मैं किसी केस पर काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ दिल्ली में मुझ पर हमला हुआ है। ऐसा लगता है मेरा कोई पुराना दुश्मन दुश्मनी निकालने पर उतारू है। होटल पहुंचकर वह सीमा के कमरे में प्रविष्ट हुआ। मैं तो समझ रहा था कि आप मेरी प्रतीक्षा से उकता कर जा चुके होंगे। चला तो जाता, लेकिन मिस सीमा की रक्षा के कारण रुक गया था, कहकर उसने अमर को बताया कि सुनहरे बालों वाले उस मैकेनिक ने उसका और सीमा का पीछा किया था। मिस्टर ओम प्रकाश, में मेरा विचार है कि उस कातिल ने सीमा का नहीं बल्कि आपका पीछा किया होगा। मेरा? आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर अमर? मिस्टर ओम प्रकाश, आपने कार पार्किंग में सबके सामने खुल्लम खुला यह बयान दिया था कि आपने बम रखने वाले को देखा था। हो सकता है वहां भीड़ में कातिल का कोई आदमी भी मौजूद रहा हो और उसने आपका बयान सुना हो और जाकर कातिल को बताया हो, और इस तरह आप कातिल के लिए खतरा बन गए हैं और अब वह आपको रास्ते से हटाने के लिए आपके पीछे लग गया है। आपकी बात समझ में आती है, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूँ। अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। अगर यह बात है तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। कातिल को घेरने के लिए मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है। योजना बताइए। अमर ने अपनी योजना बताई। यहाँ के एक अखबार का रिपोर्टर मेरा दोस्त है। मैं उसके द्वारा एक खबर छपा देता हूँ कि आप कातिल को पहचान सकते हैं। इसके साथ ही रिपोर्टर यह भी लिख देगा कि आपको दिल्ली में रॉक्सी क्लब बहुत पसंद है। आप रोज 8 बजे उस क्लब में जाते हैं और वहीं खाना खाते हैं। मैं आपकी योजना समझ गया, यानी आप मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कातिल मुझे मारने के लिए क्लब आएगा और आप उसे गिरफ्तार करा देंगे। आप बिल्कुल ठीक समझे। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। थैंक्स। तो अब आप अपने होटल चले जाइए। सुबह को अखबार में खबर छप जाएगी। 9 बजे मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, जहां से मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। 10 बजे आप भी यहाँ पहुंच जाइए, फिर हम आगे की योजना बना लेंगे। उधर नारायण पटनावाला अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा था। दिल्ली आते धीरू ने अपने दोस्त शेरा को तलाश कर लिया और अब दोनों श्याम से ही कहीं गए हुए हैं। मैं धीरू को यहाँ ऐश कराने के लिए तो नहीं लाया हूँ। इस समय उन्हें यहाँ होना चाहिए था ताकि डाके की योजना पर विचार कर लिया जाता। तभी रेडियो से रात 11 बजे के समाचार प्रकाशित होने लगे। अभी अभी मालूम हुआ कि रॉक्सी क्लब के बाहर एक कार में बम फटा है।
जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पता चला कि कार बंबई के प्रसिद्ध प्राइवेट जासूस श्री अमर खन्ना की थी। किसी ने उनकी हत्या करने के लिए कार में बम रखा था, लेकिन प्राइवेट जासूस अमर खन्ना, जहां तक मुझे याद है, अमर खन्ना ने ही धीरू को सजा कराई थी और धीरू ने उससे बदला लेने की सौगंध खाई थी। तो कहीं धीरू ने ही तो उसी कार में बम नहीं रखा था? जरूर यही बात है। यह धीरू का बच्चा मेरा काम छोड़कर अपनी दुश्मनी निकालता है फिर रहा है। अगर यह इस चक्कर में गिरफ्तार हो गया तो मेरे प्लान का क्या होगा? मुझे धीरू से बात करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद वह उठकर धीरू के कमरे पर पहुंचा और भीतर से आती हुई आवाजें सुनकर बाहर ही रुक गया। तो यह दोनों वापस आ गए हैं। आज का वार खाली जाने का मुझे बहुत अफसोस है धीरू, लेकिन कल अमर नहीं बच सकेगा। हम सुबह उसके होटल के बाहर पहुंच जाएंगे। गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, तुम स्टैंड गन लेकर पिछली सीट पर बैठना और जब अमर होटल से बाहर आएगा तो तुम उस पर गोलियां बरसा देना। कल उसे किसी भी हालत में नहीं बचना चाहिए। तुम्हारे सुनहरे बाल भी नकली है और मैं भी मेकअप में रहूंगा, इसलिए अगर किसी ने हमें वारदात करते देख भी लिया तो वह बाद में हमें पहचान नहीं पाएगा। ओके शेरू, कल हमारा शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नारायण ने धक्का देकर दरवाजा खोला और भीतर प्रविष्ट हुआ। हाँ, ओ नारायण, तुम आओ, विस्की पियो। नहीं, पहले यह बताओ, हम यहाँ दुर्गा प्रसाद को लूटने आए हैं या अमर खन्ना की हत्या करने? तुमने मुझे बताए बिना अमर पर हमला क्यों किया? तो तुमने अंदाजा लगा लिया। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है नारायण की अमर मेरा दुश्मन है, उसे खत्म किए बिना मैं और कोई काम नहीं कर सकता। तो फिर डाके का क्या होगा? डाका में कल रात 10 बजे डालना है और उससे पहले ही मैं अमर को समाप्त कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता न करो, तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं भी यही कहने आया हूँ कि अगर तुम्हारी मूर्खता के कारण हम डाका नहीं डाल सके तो मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरा नाम नारायण पटना वाला है। चेतावनी देकर नारायण कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह धीरू और शेरा होटल रीगल के सामने कार में बैठे थे। अगर वह शाम तक बाहर नहीं आया तो क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। आज मैं उसे खत्म करके ही वापस जाऊंगा। उधर अमर पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। अमर, मेरा विचार है मैं आज बम्बई लौट जाना चाहिए। मुझे यहाँ डर लगने लगा है। पता नहीं कौन है वह जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। डोंट बी सिली सीमा, इस तरह का हमला मुझ पर कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अब तो मैं अपने उस अज्ञात शत्रु से निपट कर ही बंबई जाऊंगा। वह बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। होशियार रहना अमर, न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रिलैक्स डियर, मैं होशियार रहूंगा और 10 बजे तक सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। ठीक 9 बजे वह होटल के गेट से बाहर निकला। टैक्सी बुलाओ। वह आ रहा है। वह आ गया है, रेडी। धीरू ने सीट के नीचे रखी हुई स्टैंड गन उठाई। शेरा ने गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर घुमाई और गेट की ओर बढ़ा। अमर की नजर गाड़ी पर पड़ी। सुनहरे बाल, कातिल, और अगले क्षण उसने सम को नीचे गिरा दिया। रेट रेट रेट। शेरा ने कार रोकी नहीं थी। वह फायरिंग करते हुए गुजरते चले गए। रेट रेट। क्या हुआ? उस कार से गोलियां चली थी। इन पर हमला हुआ था। आप ठीक तो है ना मिस्टर? हाँ। अरे कोई पुलिस को फोन करो। तभी सीमा घबराई हुई बाहर आई। वो अमर, मुझे यही डर था। कोई बुरी तरह हाथ धोकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वह इस बार भी असफल रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीमा। पुलिस आ गई। उधर धीरू बहुत क्रोध में था। तुम बिल्कुल गधे हो। उसको एक भी गोली नहीं लगी। मैं क्या करता, वह पहले से ही होशियार था, इसलिए बच गया। हमें अब यह चोरी की गाड़ी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। गाड़ी उन्होंने एक सुनसान स्थान पर रोक दी। हमें अपनी उंगलियों के निशान मिटा देने चाहिए और गन सूटकेस में रख लो। मेकअप भी उतार देना चाहिए। फिर गाड़ी वहीं छोड़कर वह पैदल चल दिए। तुम सीधे होटल चले जाओ। मैं जरा पता करके आता हूँ कि अमर कब कहाँ है और क्या कर रहा है। ओके। अमर उस समय पुलिस स्टेशन के रेडियो रूम से बम्बई पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा था। सर, मेरा अनुमान है कि मुझ पर यह हमले कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसे मैंने कभी सजा कराई होगी।
और वह व्यक्ति कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा है। इसलिए पिछले 1 महीने में जितने भी कैदी बंबई जेल से छूटे हैं, मैं उनके नाम जानना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब ने कुछ देर उसे प्रतीक्षा करने को कहा। 11:30 बजे जब वह वापस होटल पहुंचा तो ओम प्रकाश सीमा के पास बैठा था। सीमा जी बता रही थी आप पर फिर हमला हुआ है। हाँ, लगता है मेरा दुश्मन बहुत जल्दी में है। एक हमला उसने रात को किया और दूसरा सुबह। वह काफी खतरनाक आदमी लगता है, इसलिए मैंने भी अपनी रक्षा के लिए एक पिस्तौल हासिल कर लिया है। पिस्तौल कहाँ से हासिल किया इसे आपने? यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, शिकारी है, उसके पास बहुत सी बंदूकें और पिस्तौल वगैरह है, उसी से मांग लाया हूँ। ये अच्छा किया आपने। अखबार में आपके बारे में खबर छप चुकी है। आज शाम 7:30 बजे आप रॉक्सी क्लब पहुंच जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। ओम प्रकाश को समझाने के बाद अमर ने उसे वापस भेज दिया। अमर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के साथ पूरी योजना बनाकर आया था। योजना अनुसार वह 6:30 बजे ही रॉक्सी क्लब पहुंच गया और वहां के मैनेजर से मिला। आपको इंस्पेक्टर साहब ने फोन किया होगा? जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूरा सहयोग करूं। तो आज आपने अपने अपने दफ्तर का कमरा आज शाम के लिए मुझे दे दीजिए। बड़ी खुशी से ले लीजिए। मेरे दफ्तर में एक खिड़की है जिसे पूरा हॉल नजर आता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वह दफ्तर में आए। यह देखिए, गुड, यहाँ से मैं पूरे हॉल पर नजर रख सकूंगा। फिर अमर ने फोन पर इंस्पेक्टर से बात की। मैंने यहाँ का प्रबंध संभाल लिया। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने आदमियों से कह दीजिए कि जब तक मैं इशारा न करूं कोई सामने न आए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कुछ ही देर में क्लब का हॉल ग्राहकों से भरने लगा। आपका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। जी हाँ, सब भगवान की कृपा है। 7:30 बजे ओम प्रकाश भी पहुंच गया और एक टेबल पर बैठ गया। मैनेजर साहब, वह दीवार के साथ वाली मेज पर जो साहब आकर बैठे हैं उन्हें जरा यहाँ बुलवाइए। अच्छा। मैनेजर खुद ही बाहर चला गया। हॉल में एक बहरा ओम प्रकाश की टेबल पर पहुंचा। आपको मिस्टर अमर ने मैनेजर साहब के कमरे में बुलाया है। अच्छा। ओम प्रकाश मैनेजर के कमरे में प्रविष्ट हुआ। ओ, आप यहाँ छुपे बैठे हैं? आइए मिस्टर ओम प्रकाश, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपने कातिल को घेरने की क्या योजना बनाई है? योजना वही है जो मैंने आपको सुबह बताई थी। आप हॉल में बैठे होंगे। अगर कातिल आता है तो आप उसे पहचान ही लेंगे। उसे देखते ही आप हाथ उठाकर अंगड़ाई लेंगे। यह हमारे लिए सिग्नल होगा, यानी सिग्नल मिलते ही आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, मेरा विचार है वह सुनहरे बालों वाला व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ एक व्यक्ति और भी है और असली कातिल वही दूसरा व्यक्ति है। इसलिए अगर सुनहरे बालों वाला यहाँ आता है तो हम उसे केवल भयभीत करेंगे। डर कर वह तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा और तब हम उसका पीछा करते हुए असली कातिल तक पहुंच जाएंगे। आप अपना पिस्तौल लाए हैं ना? जी हाँ। जरा मुझे दिखाइए, मैं उसे चेक कर लूं, क्योंकि आपको पिस्तौल वगैरह का ज्यादा अनुभव नहीं है। ओम प्रकाश ने उसे पिस्तौल निकालकर दे दिया। आपको यह जानकर हैरत होगी मिस्टर ओम प्रकाश कि मैं यहीं बैठकर पूरे हॉल को देखता रहूंगा। आप जरा यहाँ आकर देखिए। ओम प्रकाश उठकर अमर के पास आया और बाहर देखने लगा। यहाँ से तो पूरा हॉल नजर आ रहा है। कुछ देर देखने के बाद ओम प्रकाश खिड़की से हट गया। लीजिए अपना पिस्तौल, अब आप जाकर हॉल में बैठ जाइए। ओके। ठीक 8 बजे शेरा हॉल में प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ओम प्रकाश ने हाथ उठाकर अंगड़ाई ली। आ गया। अमर ने पहले फोन पर किसी से बात की, फिर वह मैनेजर के कमरे से निकलकर हॉल में पहुंचा और ओम प्रकाश के सामने जाकर बैठ गया। वे आ गया अमर साहब, मैं समझ गया हूँ। अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर हॉल में आकर बैठ जाएगा। उसे देखकर कातिल डर जाएगा और यहाँ से भागेगा। फिर मैं उसका पीछा करूंगा। 5 मिनट बाद पुलिस इंस्पेक्टर हॉल में प्रविष्ट हुआ। इंस्पेक्टर आ गया है। इंस्पेक्टर को देखते ही शेरा उठा और हॉल के दरवाजे की ओर चल पड़ा। मैं उसके पीछे जाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। शेरा के वैन में बैठकर चल दिया था। अमर भी एक गाड़ी साथ लाया था जिसमें उन्होंने शेरा का पीछा शुरू किया। उसकी वैन अवश्य चोरी की होगी। हाँ, आगे जाने वाली वैन आबादी से बाहर निकलकर
एक पुराने खंडर के सामने ठहर गई। वह खंडर के सामने रुक गया है। कहते हुए अमर ने अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर रोक दी। मैं जाकर देखता हूं। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे अमर खन्ना। यह क्या है? क्या तुम पागल हो गए मिस्टर ओम प्रकाश? ओम प्रकाश नहीं, धीरेन्द्र प्रताप उर्फ धीरू बहरूपिया को कहकर उसने दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क उतार दिया। देखो, मैं धीरू हूं, जिसे तुमने 10 साल की सजा कराई थी और मैंने सौगंध खाई थी कि जेल से निकलते मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अमर चुपचाप उसकी ओर देख रहा था और धीरू कह रहा था, मैं जानता था कि तुम साधारण हमलों से बच सकते हो, इसलिए मैं चुपके चुपके इस स्कीम पर भी काम कर रहा था। यह स्कीम तुम्हारी कार में बम फटने के बाद ही मेरे मस्तिष्क में आई थी। अतः मैंने स्वयं को तुम्हारा हमदर्द बनाकर पेश कर दिया और जैसा तुम कहते रहे मैं करता रहा। जब तुमने मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा तो मैं तुरंत तैयार हो गया और अपने साथी शेरा को भी सब कुछ समझा दिया। मुझे विश्वास था कि शेरा को घेरने की कोशिश में मुझे ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब तुम और मैं अकेले होंगे, और देखो, वह मौका मुझे मिल गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ओके, गुड बाय अमर। धोएं। ओह, मर गया साला। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। तभी शेरा कार के निकट आया। मार डाला? हाँ, मैंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया है। तो अब चलो, यहाँ से 9:15 बज रहे हैं। 10:30 बजे हमें दुर्गा प्रसाद ज्वेलर्स के दफ्तर में डाका डालना है। अगर समय पर न पहुंचे तो नारायण हम दोनों को गोली मार देगा। चलो। दुर्गा प्रसाद ज्वेलर्स का ऑफिस एक इमारत की 5वीं मंजिल पर था। 10:30 बजे इमारत के सामने कार आकर रुकी और उसमें से 3 व्यक्ति नीचे उतरे। हम लिफ्ट से ऊपर चलेंगे। लिफ्ट ऑपरेटर हमें पहचान लेगा। हम तीनों मेकअप में है, वह हमारे नकली चेहरे ही देखेगा। तीनों लिफ्ट में प्रविष्ट हुए। 5वीं मंजिल। अच्छा साहब। कुछ देर बाद दुर्गा प्रसाद ज्वेलर्स के दरवाजे पर खड़े थे। धीरू एक तार से लॉक खोल रहा था। जल्दी करो धीरू, बस खुल गया। भीतर प्रविष्ट होकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तुम तुरंत तिजोरी खोलने में जुट जाओ धीरू, हम दोनों दरवाजे के पास ठहरेंगे। ओके। और धीरू अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर दुर्गा प्रसाद की तिजोरी में इतनी रकम रहती है तो यहाँ कोई पहरेदार क्यों नहीं है? आजकल के पहरेदार ड्यूटी कहाँ देते हैं? साला कहीं चाय वगैरह पीने गया होगा या कहीं दारू पिए पड़ा होगा। कुछ ही देर बाद धीरू ने तिजोरी खोल डाली। खुल गई। बहुत माल है। लाइफ बन गई पैरे। जल्दी करो, माल ब्रीफ केसों में भरो। तीनों फुर्ती के साथ नोटों की गड्डियां अपने ब्रीफ केसों में भरने लगे। आधे घंटे में ही उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। नोटों से भरा सूटकेस लिए वह लिफ्ट में प्रवेश हुए। नीचे चलो? हाँ। लिफ्ट नीचे रवाना हुई, लेकिन अचानक बीच में ही रुक गई। यह क्या हुआ? लिफ्ट क्यों रुक गई? शायद कोई खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ। बोर्ड ऑपरेटर स्विच बोर्ड देखने में व्यस्त हो गया। जल्दी करो बड़े मियाँ, अगर तुमने 5 मिनट में लिफ्ट ठीक कर दी तो 20 रुपए इनाम दूंगा। इनाम तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन 20 रुपए नहीं, बल्कि तीनों ब्रीफ केस जिनमें आप लोग नोट भरकर लाए हैं। क्या? यह क्या कह रहा है? तीनों ने घबराकर अपने पिस्तौल निकालने के लिए जेबों की ओर हाथ बढ़ाए। नहीं, कोई हरकत नहीं करोगे। मेरी जेब में भी रिवॉल्वर है और उसमें 7 गोलियां हैं। ट्रिगर पर मेरी उंगली रखी है। तुम्हारे पिस्तौल बाहर आने से पहले ही मैं तुम तीनों के सिरों में रोशनदान बना दूंगा। इस बार बूढ़े की आवाज सुनकर धीरू बुरी तरह चौंक पड़ा। तो कौन हो तुम? तुम्हारे लिए तो मैं भूत हूँ, कहकर अमर खन्ना ने अपना मेकअप उतार दिया। देखो अमर, ओ गॉड, नहीं यह नहीं हो सकता, मैंने खुद तुम्हें गोली मारी थी। वह गोली नकली थी माय डियर बहरूपिये। मुझे तुम पर पहले ही संदेह हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिस्तौल की गोलियां बदल दी थी। कब बदली तुमने गोलियां? क्लब में, जब मैंने मैनेजर के कमरे में तुमसे तुम्हारा पिस्तौल देखने के लिए मांगा था, और जब तुम खिड़की से बाहर हॉल में देख रहे थे तभी मैंने गोलियां बदल दी थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम्हारे साथी शेरा की मेहरबानी से।
जब तूने नकली गोली मारकर मुझे मर्द समझ लिया था, तब शेरा ने कार के निकट आकर तुमसे कहा था कि 10:30 बजे में दुर्गा प्रसाद ज्वेलर्स के दफ्तर में डाका डालना है। यह सुनते ही मैंने तुमसे वहीं निपटने का इरादा बदल दिया था और यहाँ घेरने का प्लान बना लिया था। इस पूरी इमारत को पुलिस ने घेर रखा है, इसलिए अब तुम अपना खेल खत्म ही समझो। अमर ने लिफ्ट का बटन दबाया। अब मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। तुम सचमुच भूत हो अमर। नीचे पहुंचकर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, तीनों हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ जाओ। होटल पहुंचकर अमर ने सीमा को सारी घटना सुनाई, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि आपको ओम प्रकाश पर संदेह कैसे हुआ। उस पर संदेह मुझे बम्बई पुलिस कमिश्नर से बात करने के बाद हुआ था। उन्होंने बताया था कि पिछले कुछ दिनों में जेल से छूटने वालों में धीरू उर्फ बहरूपिया भी है। मैं जानता था कि धीरू वेश बदलने में एक्सपर्ट है, और फिर मुझे ओम प्रकाश का कैरेक्टर शुरू से अजीब लग रहा था। उसने बड़ी बहादुरी से यह बयान दे दिया था कि उसने कार में बम रखने वाले को देखा था, जबकि कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। लोग तो पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। फिर ओम प्रकाश मेरी योजना पर कातिल के लिए चारा बनने को भी तैयार हो गया था। इससे भी मुझे संदेह हुआ। एक और बात यह थी कि उसका दूसरा हमला मुझ पर सुबह 9 बजे हुआ, जिस वक्त मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए होटल से 9 बजे बाहर निकला था। और यह बात मैंने सिर्फ ओम प्रकाश को बताई थी कि मुझे 9 बजे पुलिस स्टेशन जाना है। और मेरा संदेह पक्का तब हुआ जब ओम प्रकाश ने मुझे बताया कि तुमने अपनी रक्षा के लिए मैं अपने दोस्त का पिस्तौल मांग लिया है। जहां तक मैं समझता हूँ, पिस्तौल एक ऐसी चीज है जो कोई भी व्यक्ति किसी को उधार नहीं दे सकता। बस इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब मैंने ओम प्रकाश के व्यक्तित्व को ध्यान से देखा, तो मुझे उसमें धीरू उर्फ बहरूपिया की झलक नजर आई और मैं उसकी ओर से सावधान हो गया। आप सचमुच एक महान जासूस हैं, मुझे आप पर गर्व है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।